नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। बॉयज लॉकर रूम। जी हाँ। इस खबर ने जब ये सामने आई तो पूरे देश को कहीं ना कहीं चौंका दिया। और आज सब पूरा देश इसी के बारे में बात कर रहा है। जिन्हें नहीं है मालूम उन्हें मैं बता दूं कि बॉयज लॉकर रूम ये एक इंस्टाग्राम चैट ग्रुप था जिस पर दिल्ली के 100 से अधिक लड़के थे जिनकी उम्र 16 से लेकर के 17, 18, 19 साल के बीच थी। और ये इस ग्रुप पर लड़कियों को लेकर अश्लील बातें, अभद्र टिप्पणियां, विभत्स बातें इस ग्रुप पर की जा रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि गैंग रेप करने की बात भी उन लड़कियों के बारे में जिन लड़कियों के साथ ये लड़के क्लास में पढ़ते हैं, जिन लड़कियों को ये पर्सनली जानते हैं, उनके बारे में ये कर रहे थे। और ये एक बेहद ही चौंका देने वाली और हिला देने वाली घटना है, जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। आज मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं इंस्पेक्टर अभिषेक सोनेकर। अभिषेक जी स्टेट साइबर सेल मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। Thank you, Mansi. Hello to all of you who is watching me. बिल्कुल। अभिषेक जी से हम बॉयज लॉकर रूम के अलावा ये भी बात करेंगे कि लॉकडाउन में किस तरीके से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ गई हैं, सेक्सटॉर्शन की घटनाएं बढ़ गई हैं, और इस पर हमको क्या करना चाहिए इस एज बहुत जरूरी है। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी, बॉयज लॉकर रूम, आप बीइंग अ साइबर सेल ऑफिसर, साइबर क्राइम की घटनाओं से आप रोज रूबरू होते हैं। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐप्स जिस तरह के हैं, डेटिंग ऐप्स हैं और जहाँ भी हैं, जहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है कि हम ग्रुप में इकट्ठे होकर के इस तरह के कंटेंट एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये पिछले कुछ दिनों से हम ये वॉच कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं स्पेशली, वो इस तरह के एप्लीकेशंस में ग्रुप बना करके कंटेंट शेयरिंग करते हैं। जो दिल्ली की घटना है बॉयज़ लॉकर रूम वाली, ये भी इसी तरह की है इसमें। लेकिन हमारे लिए सीरियस बात यह है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो इस ग्रुप में इन्वॉल्व थे। और जो कंटेंट शेयरिंग है, वो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक अधिकतर, जो बहुत सीरियस इशू है हमारे लिए। अ, दिल्ली जो साइबर क्राइम ब्रांच की बात की जाए या फिर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, इस पर हाल ही में एफआईआर की गई है। घटना के 2 दिन बाद तक के इस पर कोई एफआईआर नहीं की गई। फिर दिल्ली महिला आयोग ने इसको लेकर चिट्ठियां लिखी, पुलिस को चिट्ठी लिखी, इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए इस पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और फिर फाइनली एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसने एफआईआर दर्ज की गई। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं में क्या बिना एफआईआर के, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि इस तरीके की बातें हुई हैं, और यहाँ तक कि एक तरीके से देखा जाए तो गैंग रेप की कॉन्स्पिरेसी वहां पर उन चैट्स में हुई है, तो क्या बिना एफआईआर के साइबर सेल पुलिस इस पर कुछ नहीं कर सकती, कोई कदम नहीं उठा सकती? देखिए, एफआईआर तो मस्ट होती है। एफआईआर देरी होने की बात अगर मैं करूं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई विक्टिम आकर के पुलिस को रिपोर्ट करेगा तो ही इस तरह के मामलों में आप कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले सकती है, शो मोटो कार्रवाई कर सकती है। अब रही वहाँ के दिल्ली की इस मैटर पे डिले होने की, तो क्योंकि मैं जानता हूँ, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, मैं ये कहूँगा कि वहाँ का सिनारियो क्या था, सिचुएशन क्या थी, तो मैं कोई क्वेश्चन उस एजेंसी पर नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के मामलों में पुलिस स्वयं कॉग्निजेंस ले सकती है। बिल्कुल। अभिषेक, इस तरीके के मामलों में जैसे कि कुछ जो लोग हैं इसमें, कुछ लोग, कुछ बच्चे 16, 17, 18 साल की उम्र वाले हैं, और कुछ कुछ बच्चे जिनकी संख्या हालांकि काफी कम है, वो 18 से ऊपर भी हैं। तो नाबालिग बच्चों के लिए इसमें क्या, किस तरीके के लॉज हैं, क्या पुलिस करेगी? और बालिग बच्चों के लिए क्या अलग तरीके के लॉज हैं? देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट। उसके अलावा आईटी एक्ट में प्रोविजंस हैं। जो कंटेंट शेयरिंग थी, अगर कंटेंट में जो बच्चे इन्वॉल्व जिनको दिखाया गया है, अगर उनकी उम्र हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो 18 वर्ष से कम थे, तो और वो विक्टिमाइज हैं, तो डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट का मामला तो है ही। आईटी एक्ट के साथ साथ पॉक्सो एक्ट का मामला इसमें बनता है।
इसके अलावा एक और चीज है, चाहे उसमें कुछ लोग जो 18 वर्ष से अधिक के थे या और कोई भी जो इन्वॉल्व था या जिस किसी व्यक्ति को पता था, पॉक्सो का एक एक्ट का एक सेक्शन है 21, जिसमें ये क्लॉज है कि अगर हम हमारे नॉलेज में ये चीजें आती है कि कहीं चाइल्ड पोर्न, कहीं कंटेंट शेयरिंग हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी रिपोर्ट इमीडिएटली पुलिस को करें। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो हम उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो 21 पॉक्सो एक्ट के हम उसमें भागीदार बनते हैं। बिल्कुल। व्हाट्सएप पर भी हम देखते हैं कि इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जहां पर लड़कों के जो ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो लड़कों के ये ग्रुप्स ज्यादा होते हैं। लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मैं इस बात से किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, लड़कों का कंपैरेटिवली इस तरीके के ग्रुप्स बहुत होते हैं जहां पर वो जहां पर इस तरीके का कंटेंट शेयर होता है, जहां पर इस तरीके की बातें होती है, सेमी पोर्नोग्राफिक कंटेंट एंड एट टाइम्स पॉर्न भी शेयर इन ग्रुप पर की जाती है। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे तो फिलहाल ट्रैक करने का कोई और तरीका है नहीं, तो अनटिल अनलेस कोई ग्रुप मेंबर उसको लीक नहीं करता, तो उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, जो वर्तमान में इंटरनेट पे जिस तरह से हम सभी इन्वॉल्व हैं, और तो मुझे लगता है कि हम बहुत छोटी उम्र में एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेट पे, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। तो बच्चों के पास क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी लिमिटेशंस अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे एकदम से एक्सपोज होते हैं इस तरह के कंटेंट के साथ। अगर इस तरह का ग्रुप है, आपके नॉलेज में आता है और आप हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम इवन व्हाट्सएप को भी लिख करके इस तरह के ग्रुप को ब्लॉक करा सकते हैं। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें इस तरह की कंटेंट शेयरिंग हो रही है, तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे तो हम उसको ब्लॉक करा देंगे। एक चीज़। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंटरनेट पे जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चों को अवेयरनेस होगी कि वो जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो अपने आप में एक अपराध है। आईटी एक्ट में कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करने पर वो अजमानती अपराध होता है। अगर उनको बच्चों को ये पता होगा तो शायद वो डरेंगे और ये नहीं करेंगे और इस तरह के क्राइम होने से बचेंगे। तो अवेयरनेस का लेवल नहीं होने की वजह से ये सिचुएशंस भी अराइज हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम उस कंटेंट को या उस तरह के ग्रुप को हम उस प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए उनको नोटिस भेज सकते हैं और वो रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो 16 साल से अधिक के बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर हाल ही में मैंने ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी जहां पर कि ये सामने आया कि 10, 11, 12, 13 इस छोटी उम्र के बच्चे भी सेक्सटॉर्शन में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो या फिर व्हाट्सएप पर वो गलत तरीके का अपना बहुत पर्सनल डेटा किसी को भेज रहे हैं, और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। सेक्सटॉर्शन में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी जिन्हें नहीं पता है, सेक्सटॉर्शन का मतलब ये होता है कि जब सेक्सुअल कंटेंट के जरिए कोई आपको ब्लैकमेल करे, इसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत ही कम उम्र वाले एज ब्रैकेट में हमने बढ़ते हुए देखे हैं। क्या ये सही बात है, और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने पिछले 2-3 सालों में, जब से मैं यहाँ साइबर में काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे भी इस तरह के उसमें विक्टिम बने हैं। 10-11 साल 12 साल के बच्चे भी। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह से बच्चे विक्टिमाइज होते हैं और हमारे पास अगर इस तरह के रिपोर्ट उनके पेरेंट्स या वो सेल्फ करते हैं, तो जो करने वाले हैं, जो इसमें एक्यूज है, उनके अगेंस्ट आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंडर में कार्रवाई होती है और बहुत गंभीर ऑफेंस हम इसको मानते हैं। मैंने रिसेंटली ही एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जो पेशे से ही वकील था। तो इतना गंभीर है, जिसको लॉ का नॉलेज है और वो इस तरह से कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या हमारे समाज में इस समय है। और क्योंकि हमारा अब एक दूसरे से संपर्क बढ़ गया है, हम जिस तरह से अब इंटरनेट पे एक्टिव हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि आप में से इस तरह से कोई गलती कर रहा है तो सचेत रहें। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आप इसमें पड़ेंगे तो फिर आपको लंबी सजा का प्रावधान तो है ही है, और गंभीर आपके आपके मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है, और आपके परिवार में भी इस चीज को लेकर के बहुत मतलब नर्वसनेस फील करेंगे सारे के सारे लोग। तो प्लीज आपसे मैं कहूंगा कि अगर इस तरह से किसी भी मामले में है, और जब मुझे आप सुनेंगे तो उसके बाद अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज इसको रोकें। बिल्कुल। आ,
इसी से आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन का प्रावधान है, आजकल सेक्स एजुकेशन दी जाती है बच्चों को एट दिस एज, जब सोशल मीडिया अपने चरम पर है, डिजिटल एज चल रही है। क्या सोशल मीडिया एजुकेशन या फिर डिजिटल एजुकेशन देना बच्चों को बहुत जरूरी नहीं हो गया? इस तरीके की भी एक प्रावधान होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये चीज बताएं, पेरेंट्स भी इस बारे में बात करें, और साथ ही स्कूल में भी एक या दो इस तरीके की क्लासेस लगे एडोलेसेंस बच्चों के साथ, जो उनको ये बताएं कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट आपको शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं। ये सारी बातें हमें किसी ना किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि फोन तो बच्चों को मिल रहा है, इंटरनेट बच्चों को मिल रहा है, पर उससे रिलेटेड कोई एजुकेशन बच्चों को कहीं से नहीं मिल रही है। ना पेरेंट्स इस बारे में बात करते हैं, ना स्कूल्स इन बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ स्कूलों में ये चीज़ें शुरुआत हो चुकी है कि वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को लेकर के क्लासेस हो रही हैं, लेकिन ये जो इस तरह का एजुकेशन है अभी बड़े स्कूलों में है, कॉन्वेंट स्कूलों में है। अगर हम देखें कि जो नीचे तबके के लोग जिस स्कूलों में जा रहे हैं या छोटे स्कूल से, वहाँ पे ये फैसिलिटी आज भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट से बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। आज जो टीचर्स हैं या स्कूल है वो उनको अपना सिलेबस पूरा करने के लिए इंटरनेट देता है, या इंटरनेट के माध्यम से वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कराते हैं। तो अब बहुत ज़रूरी है कि बच्चे यदि एक्सपोज हो रहे हैं तो पेरेंट्स भी इस मामले में सचेत रहे और वो अवेयर रहें कि हमारे बच्चे इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनको हो, और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग वो करते रहे, ये टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। तभी हमारे जो बच्चे हैं इस एज में सेफ रह पाएंगे इंटरनेट पर। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी इस बॉयज लॉकर रूम वाले टॉपिक पर। कई सारे माँ बाप का, कई सारे लड़कों का, कई सारे बच्चों का या कई सारी लड़कियों का भी ये कहना होता है कि अगर हम ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं तो हम एक्टिव मेंबर नहीं है, हमें किसी ने जोड़ लिया, हम जुड़ गए, हमने छोड़ा नहीं, पर हम एक्टिव मेंबर नहीं है। तो अगर कोई एक्टिव मेंबर नहीं है तो क्या वो भी उसको भी सजा दी जाएगी इसमें? क्या वो भी अपराधी माना जाएगा? जैसे मैंने आपसे पहले शुरुआत करी थी कि पॉक्सो एक्ट में एक 21 सेक्शन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की बनती है यदि वो इस तरह के कंटेंट शेयरिंग को देखता है। यदि आप ये कहते हैं कि किसी ग्रुप में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट शेयरिंग हो रही है, स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये आपकी ड्यूटी है कि आप रिपोर्ट करें, और आप नहीं कर रहे हैं तो 21 में आप भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं और अभिषेक जी के माध्यम से भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इट डजेंट मैटर अगर आप ऐसे ग्रुप के एक एक्टिव मेंबर नहीं हैं, तो भी अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं, ऐसे ग्रुप्स को रिपोर्ट करिए। आप अगर चोरी होते हुए देख रहे हैं तो भी आप चोर से कम नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं की। तो इसी के साथ हम साइबर क्राइम की घटनाओं पर आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर हम को सचेत होना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभिषेक, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से साइबर क्राइम की घटनाओं में एक सर्ज आ गया है, ये बढ़ गई हैं ये घटनाएं, और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं। तो किस तरीके के केसेस लॉकडाउन के बाद स्पेशली आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम तो हो ही रहे थे, लेकिन आप जैसा कह रही हैं कि ये इस दौरान घटनाएं बढ़ी हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ विशेष तौर की जो मॉडस ऑपरेंडी है साइबर अपराधी अपना रहे हैं। मैंने देखा है, जैसे क्या होता है कि कोई भी ट्रेंड अगर चलता है तो साइबर अपराधी कोशिश करते हैं कि उसी ट्रेंड के आधार पे अपनी मॉडस ऑपरेंडी फॉलो कराकर हम चीट कर सकें लोगों को। तो इसमें अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखा है कि आप सोशल मीडिया में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अगर एक नागरिक हैं, आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं, और आप किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते हैं, तो आप उसमें जो प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसको वायलेशन करने पे आप फिर लायबल हो जाते हैं। तो वो एक एक दूसरे तरह का अपराध है। अब हम जेन्युइन साइबर अपराधियों की बात करें तो जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर बेचने के नाम पर फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके ठगी की जाना। एक ट्रेंड अभी इस दौरान सबसे ज़्यादा चल रहा है कि हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पब्लिक है,
जिसमें हमारे फोटो और वीडियोस आराम से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। वो उसने या तो फेक बना ली, और फेक बनाने के बाद हमारी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे कोई सिचुएशन में आपातकाल में होना बता करके उनसे पैसा मांगना। इस तरह के कामों में यदि वो सक्सेसफुल होते हैं तो रोज उनकी कमाई हो जाती है। या फिर अगर हमारी कोई फेसबुक प्रोफाइल है और हमारे पासवर्ड बहुत वीक हैं, और वो पासवर्ड वो हिट एंड ट्रायल करके जान लेते हैं, तो फिर वो उसका एक्सेस अपने पास लेते हैं और उसके बाद जो फ्रेंड लिस्ट है उनसे पैसे मांग करके वो कर लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया और इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड की बूम आई हुई है इस समय, क्योंकि साइबर अपराधी भी आराम से बैठ करके अपने इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह के फेक एप्लीकेशंस, फेक वेबसाइट्स चल रहे हैं, जो अभी हमारे कोविड-19 के समय जिस तरह की चीज़ों की आवश्यकता हम लोगों को है, इवन की ग्रोसरी के नाम पर, ऑनलाइन सर्विस देने के नाम पर फेक वेबसाइट बना के, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है। और हम जितने लोग आज घर में बैठे हुए हैं वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं इंटरनेट पे, तो उसको वो जो है टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे बचने के लिए आपने अभी मध्य प्रदेश स्टेट साइबर सेल ने भी एक मैसेज जारी किया था 2 दिन पहले कि फेसबुक पर अगर आपकी प्रोफाइल है तो उसको आप पब्लिक मतलब स्क्रीनशॉट प्रोहिबिटेड कर दें। अगर आपकी फोटोज हैं तो उसे आप पब्लिक ना रखें। इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफाइल्स को आप सिक्योर्ड रखें। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड क्राइम्स बढ़ गए हैं इस वक्त। बिल्कुल, जो मैंने बताया कि मॉडस ऑपरेंडी चल रही है, या तो आपका फेसबुक प्रोफाइल हैक किया जाएगा यदि आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं किया हुआ है। यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आपने अपने फोटोज़ को पब्लिक कर रखा है, तो उस फोटोज़ का यूज़ करके आपके नाम की फेक प्रोफाइल बना ली जाएगी और आपके फ्रेंड्स को जो है किसी एडवर्स सिचुएशन में होना बता करके पैसा मांगा जाएगा। इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी चल रही है। एक दूसरी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे बड़े शहरों के, उन्होंने अपने ऐड डाले हुए हैं इंटरनेट पे। अगर उन्हें साइबर अपराधियों को पता है कि आप ऑनलाइन सर्विस देते हैं और पैसे ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको ट्राई करते हैं, आपसे कहेंगे कि मैं इतनी इतनी सर्विस लेना चाहता हूँ या इतना प्रोडक्ट आपसे लेना चाहता हूँ बल्क में, और आपसे पैसे जो है एक्सेप्ट करने के नाम पर एक फेक लिंक भेजेंगे, जिसके आधार पे आपकी इंफॉर्मेशन लेकर आपके अकाउंट से वो पैसा ले लेंगे। तो इस तरह की घटनाएं अभी बढ़ी हैं। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग सचेत रहें। जो भी आप इंटरनेट पे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है, आप प्राइवेसी की सेटिंग्स को अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो इन सब चीजों से बचने के लिए लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेट पे विक्टिमाइज़ होने से बचने के लिए है, वो है अवेयरनेस। मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो समय आपको मिला है, जिसमें आप लोग घर में बैठकर आराम से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सरकारी पोर्टल्स हैं, जिसमें गाइडलाइंस जारी होती हैं, या हमारा पेज जो है एमपी साइबर पुलिस का, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी एडवाइजरीज मिल जाएगी जो आप डेली रूटीन में इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। अगर उस एडवाइजरीज को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप विक्टिमाइज होने से बचेंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपके लिए भी है। एक रिपोर्ट में की रिपोर्ट की जिसमें मैंने ये पढ़ा कि हमारा जो साइबर सेल है, हम हिंदुस्तान का जो साइबर सेल है, वो हो सकता है कि बहुत प्रिपेयर्ड नहीं हो इस सर्ज के लिए। जिस तरीके की साइबर क्राइम की जो लहर, एक तरीके से जो वेव इस तरीके इस वक्त आ रही है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्या आपको ऐसा लगता है कि साइबर सेल तैयार है बढ़ते हुए साइबर अपराधों से मतलब लड़ाई के लिए? बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। नंबर्स ज़्यादा हैं डिजिटल यूज़र्स के, इंटरनेट यूज़र्स के। तो नंबर्स अगर बढ़ेंगे कंप्लेंट्स के, तो हमारे लिए मुश्किल होती है हर किसी को जस्टिस दिला पाना। तो जब तक आम लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, विक्टिम कम नहीं होंगे,
तो पुलिस इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करने के लिए क्या पुलिस प्रिपेयर है, तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। पिछले कुछ सालों में तकनीकी में, पुलिस साइबर नॉलेज में और पुलिस को प्रिपेयर करने में साइबर क्राइम के अगेंस्ट हम लोगों ने बहुत शानदार काम किया। मध्य प्रदेश ऐसी अपने आप में बहुत बड़ी एजेंसी है हमारी, देश भर में हमारा नाम है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। अगर हम टायर 1 टायर 2 सिटीज की बात करें तो वहां पर तो चलिए फिर भी इसको लेकर काम किया जा रहा है, पर अगर हम गांव की बात करें, स्मार्टफोन हर गांव में है, इंटरनेट हर गांव में है, पर साइबर सेल हर गांव में नहीं है, साइबर सेल का अधिकारी या पुलिस ऑफिसर हर गांव में नहीं है। तो साइबर क्राइम वहां से हो सकता है, पर क्या हम वहां जाके साइबर अपराधी को पकड़ सकते हैं? क्या हम उस साइबर अपराधी तक भी पहुंच सकते हैं? तो शहरों की बात की जाए तो चलिए माना जा सकता है कि साइबर सेल तैयार है, लेकिन क्या गांव में के लिए भी, हमारे रिमोट एरियाज के लिए भी साइबर सेल तैयार है? देखिए, पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू की है, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जो फील्ड में काम कर रहे हैं, समस्त पुलिस अधिकारी को साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हम लोग खुद एजेंसी है मध्य प्रदेश में, साइबर क्राइम भोपाल। तो हम लोग हर जिलों से जो रिमोट एरियाज में जो पदस्थ ऑफिसर्स हैं उनको बुला करके यहाँ पे बेसिक साइबर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो फील्ड में जा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं, जनरली जेन्युइन साइबर क्राइम नहीं होते हैं छोटी जगह पे, या हमारे यहाँ पर भी अधिकतर मामले छोटे होते हैं, छोटे छोटे फाइनेंशियल फ्रॉड या सोशल मीडिया के। तो इतने इन फ्रॉडों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सक्षम बन सके, हम पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी तक मेरे ख्याल से 1500 से ज़्यादा ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग दी है पूरे मध्य प्रदेश के। तो वो जब अपने फील्ड में जाएंगे और जहां वो पदस्थ है वहां पे इस तरह की कोई छोटे मोटे अपराध उनको रिपोर्ट होंगे तो वो सक्षम होंगे, और ये ऐसा हमने कर दिया है। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बीइंग अ साइबर सेल ऑफिसर, आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीनेजर्स हों, या चाहे वो एक अलग एज ब्रैकेट हो, बूढ़े हों या जवान हों, जो कि क्योंकि आजकल इंटरनेट हर कोई यूज कर रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए? देखिए, इंटरनेट एथिक्स आना बहुत जरूरी है। हम इंटरनेट का यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस, इंटरनेट डिजिटल अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जैसा कि हमारे गवर्नमेंट का सपना है कि हम डिजिटल इंडिया बने, उसके लिए जरूरी है कि हर सर्विसेज डिजिटल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसके उस रेशो में ही हमारी अवेयरनेस का लेवल भी अप हो। उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप इंटरनेट उपयोग करने के साथ साथ इंटरनेट एथिक्स सीखें, अवेयर रहें, और हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग एडवाइजरीज जारी करते हैं उनको पढ़ें समझें, ताकि आप लोग इंटरनेट पे सेफ रह सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे इंस्पेक्टर अभिषेक सोनीकर, जो कि मध्य प्रदेश साइबर सेल डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। मध्य प्रदेश साइबर साइबर सेल का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है, और वहीं पर आप पदस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी बातें आपने की, ये बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आज के एरा में, आज के वक्त में, इस समय काल और परिस्थिति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने हमें बताई, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मानसी, थैंक यू।